नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 शो शंकराद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्रिमंडल का आज विस्तार किया गया। 7 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली। चुनाव से ठीक पहले इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए बीजेपी ने यूपी में अपने सारे कील कांटे दुरुस्त करने की कोशिश की है। बीजेपी ने ब्राह्मण चेहरे के साथ ही ओबीसी और दलित चेहरों को योगी की कैबिनेट में शामिल कराकर जाति के गणित को साधने की कोशिश की है, ताकि आने वाले चुनाव में वो दोबारा सत्ता के सिंहासन पर पहुंच सके। मैं जितेंद्र प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति। यूपी में बीजेपी की परीक्षा का वक्त नजदीक है, लिहाजा कामयाबी की पुख्ता तैयारी के लिए पार्टी सारे दांव आजमा रही है। ये वही दांव है, चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार। इस विस्तार में 7 मंत्रियों ने शपथ ली। कुछ दिनों पहले कांग्रेस से बीजेपी में आए जितिन प्रसाद को मौका मिला है। केंद्र की यूपीए सरकार में मंत्री रहे। यूपी में बीजेपी का अहम ब्राह्मण चेहरा। 2004 में पहली बार लोकसभा पहुंचे। पिता जितेंद्र प्रसाद भी कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता क्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। जितिन प्रसाद के अलावा संगीता बिंद ने भी मंत्री पद की शपथ ली। पहली बार 2017 में जीती विधानसभा चुनाव। 2005 में जिला पंचायत चुनाव में मिली जीत। पार्टी की पिछड़ी जाति बिंद का चेहरा। संगीता बिंद की कई रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। योगी के मंत्रिमंडल में छत्रपाल गंगवार को भी जगह दी गई है। बरेली के बहेड़ी से अभी विधायक हैं। पहली बार 2007 में विधानसभा पहुंचे। दूसरी बार 2017 में विधानसभा चुनाव जीता। बीजेपी के जिला मंत्री भी रहे। लंबे समय से आरएसएस से गंगवार का जुड़ाव। इसके अलावा संजीव कुमार गौड़, पलटू राम, दिनेश खटीक और धर्मवीर प्रजापति को भी जगह मिली है। योगी मंत्रिमंडल में शामिल किए गए जिन नामों की चर्चा है, उनमें से एक ब्राह्मण चेहरा है, बाकी 6 पिछड़े और दलित हैं। ने ये एक चुनाव के पहले जातियों का एक गुलदस्ता सजाने की कोशिश की है। एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है कि चुनाव में जो उनका समीकरण 2014 में था, जो उनका समीकरण 2017 में था, उसी समीकरण के बूते बीजेपी 2022 के चुनाव में जा रही है। यानी कि समीकरण का मतलब वही अति पिछड़ी, वही पिछड़ी जातियां, वही ओबीसी वोट बैंक जो बीजेपी का अब वोट बैंक कहा जाता है और जिनके बूते इन्होंने 14, 17 और 19 की नैया पार की थी। दरअसल यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तब से है जब केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था। तब से ही चर्चाएं थी कि योगी सरकार में नए मंत्रियों को जगह मिलेगी, लेकिन अलग अलग कारणों से ये टलता रहा। इस तौर से जो हमारे आज 7 मंत्रिपरिषद के साथियों ने शपथ ली है, उसमें समाज के उन हिस्सों से आने वाले जिनको कभी कोई नहीं पूछता था, भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मान दिया है, उनको स्थान दिया है, उनको मंत्रिपरिषद में जगह दिया है। सरकार की शुरू से ही नियत रही है समय समय पर सभी पक्षों को सभी के लिए काम करना, सबका साथ सबका विकास के आधार पर सरकार का संचालन रहा है। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा ये विस्तार है और लोगों को काम करने का जितना भी समय बचा है और अवसर मिलेगा। अब सवाल यह है कि इस वक्त सीएम योगी को मंत्रिमंडल विस्तार की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल चुनाव में सिर्फ 6 महीने बचे हैं और बीजेपी का पूरा फोकस सत्ता में वापसी पर है। शायद यही वजह है कि पार्टी जातीय समीकरण साधने की कोशिश कर रही है। जातीय समीकरण को साधने के लिए बीजेपी ने निषाद पार्टी को अपने पाले में रखा है और माना जा रहा है कि संजय निषाद को एमएलसी बनाया जा सकता है। हम लोग पद प्रतिष्ठा के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपने समाज के हक से इनके आरक्षण है, इनकी रोजी रोटी छीना गया है, ये देश को आज़ाद कराने जातियाँ हैं। ये आज के दिन में 1 जून की रोटी के लिए तरस रहे हैं, आज के दिन में कपड़े नहीं, घर नहीं है। इनके हक हिस्से संविधान में जो लिखा है आरक्षण, मझवार, गाँव, तुरैया, खरवाड़, बिलदार, खरकोली, उसकी लड़ाई के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ करती है तो मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। मंत्रिमंडल विस्तार की एक बड़ी वजह यह भी है कि किसान आंदोलन और जाटों की नाराजगी ने योगी सरकार की चुनौतियों में बढ़ोतरी की है। पार्टी लगातार किसानों की नाराजगी दूर करने की कोशिश कर रही है। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले योगी सरकार ने गन्ना किसानों को तोहफे का ऐलान भी किया। जितना गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों का 10 वर्ष में नहीं हुआ, मात्र 4.5 वर्ष में
1,44,000 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है और हम लोगों ने तय किया है कि 30 नवंबर तक अधिकतर गन्ना मूल्य का भुगतान करने की कार्रवाई होने के साथ साथ चीनी मिलों को फिर से संचालित करने की व्यवस्था भी हम करेंगे। यूपी में चुनाव के करीब 6 महीने बचे हैं। जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे वैसे ये साफ होगा कि किसानों की नाराजगी दूर होती है या नहीं, और मंत्रिमंडल विस्तार में जातीय समीकरण का दाव फायदा पहुंचाता है या नहीं। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। ये कैबिनेट विस्तार तभी होना था जब केंद्र में मोदी सरकार का कैबिनेट विस्तार हो रहा था, मगर इसमें देरी हुई। अब सारा खेल जाति की धुरी पर घूम कर आ रहा है। इनमें ब्राह्मण कार्ड भी है। सबसे अहम है, कांग्रेस, बीएसपी और एसपी पहले से ही ब्राह्मणों के इर्द गिर्द अपनी चुनावी राजनीति के बिसात बिछा रहे हैं, जबकि बीजेपी ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करके एक बार फिर उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिशों में जुट गई है। मैं जितिन प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। चुनाव से ठीक पहले जब जितिन प्रसाद ने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का झंडा उठाया था, तभी से कयास लगने शुरू हो गए थे कि जितिन प्रसाद जल्द ही योगी सरकार में शामिल हो जाएंगे। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता छून रखूंगा। लेकिन एक एक करके दिन बीतते गए और आखिरकार वो लम्हा आया जब जितिन प्रसाद मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। जितिन प्रसाद को मंत्री बनाने का फॉर्मूला बीजेपी ने पहले ही बना रखा था, क्योंकि इन्हीं के सहारे बीजेपी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण कार्ड खेलने के लिए तैयार है। ये तो हल्के से देखा जाए तो ये कार्ड बीजेपी के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि सूबे की सियासत जिस धुरी पर घूम रही है उसमें ब्राह्मणों का हिस्सा बेहद अहम हो गया है। राजनीतिक हलकों में खबर है कि यूपी में ब्राह्मण बीजेपी से नाराज हैं। नाराजगी की वजह बताई जा रही है कि योगी मंत्रिमंडल में ब्राह्मणों को सही तरजीह नहीं दी गई। 56 मंत्रियों के मंत्रिमंडल में 8 ब्राह्मणों को जगह मिली थी। दिनेश शर्मा और श्रीकांत शर्मा को छोड़कर किसी को अहम विभाग नहीं दिए गए थे। 8 क्षत्रियों को भी मंत्री बनाया गया और उन्हें ब्राह्मणों से बेहतर विभाग दिए गए। एनकाउंटर में ज्यादातर ब्राह्मण मारे गए। इससे सरकार पर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप भी लगा। बीजेपी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा SC/ST मुकदमे भी ब्राह्मणों पर ही दर्ज हुए। ये नाराजगी बीजेपी को कहीं भारी न पड़ जाए, इसलिए ब्राह्मण कार्ड खेला गया है। बीजेपी के लिए ब्राह्मण कार्ड इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ब्राह्मण कांग्रेस के लिए एक स्तंभ की तरह रहे हैं, लेकिन समय के साथ यह स्तंभ ढहता गया। अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति के सहारे प्रियंका गांधी ने ब्राह्मण कार्ड चलकर यूपी की सियासत संभाली है। दूसरी ओर मायावती हैं, जिन्होंने इस बार अपनी चुनावी सियासत का पूरा सार ब्राह्मणों को ही बना लिया है। प्रबुद्ध वर्ग में से अपने ब्राह्मण समाज के लोगों को भी दलितों की तरह कभी भी ना गुमराह होने वाला तथा ना ही किसी के बहकावे में व प्रलोभन आदि में भी आने वाला समाज बनाने का हर संभव पूरा प्रयास किया है। मायावती का ये बयान बताता है कि उनकी चुनावी राजनीति की धुरी ब्राह्मणों के इर्द गिर्द ही घूमेगी। मायावती को लगता है कि ब्राह्मण और दलित के गठजोड़ से 2007 वाला समय फिर लौटेगा। तो हमने उसे हर साल बीएसपी हर विधानसभा क्षेत्र में 1000 ब्राह्मण कार्यकर्ता तैयार करने की मुहिम में जुटी है। तीसरी ओर अखिलेश यादव हैं। मुस्लिम यादव के गठजोड़ की राजनीति से सत्ता तक पहुंचने वाले अखिलेश को ब्राह्मणों से इस बार आस है। यही वजह है कि वो ब्राह्मणों को रिझाने के लिए ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं। अखिलेश ने परशुराम की प्रतिमा बनवाने का ऐलान भी किया हुआ है। मतलब ये है कि यूपी की सियासत में ब्राह्मण एकाएक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। सवाल है क्यों, तो समझिए इसे। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी करीब 13% है। कई विधानसभा सीटों पर 20% से ज्यादा ब्राह्मण हैं। 12 जिलों में तो 15% से ज्यादा आबादी है। बीते चुनाव के आंकड़ों की बात करें तो 2017 में 56 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण उम्मीदवार जीते और उनमें से 44 तो बीजेपी के प्रत्याशी ही थे।
यही वजह है कि ब्राह्मण सभी दलों के लिए जरूरी हो गए हैं। लेकिन देखना ये होगा कि ब्राह्मण किस दल के लिए शंख बजाएगा और किसे सत्ता तक पहुंचाएगा। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। तो जितिन प्रसाद के चेहरे के जरिए ब्राह्मणों को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से, लेकिन सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, बीजेपी ने पूरी कोशिश की है मंत्रिमंडल को जातीय और सामाजिक समीकरण के हिसाब से दुरुस्त करने की। ये 7 चेहरे एक बार फिर से आपके सामने हैं। जितिन प्रसाद, संगीता बिंद, धर्मवीर प्रजापति, पलटू राम, छत्रपाल गंगवार, दिनेश खटिक और संजीव कुमार गोंड। इन 7 चेहरों के जरिए ये आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार योगी सरकार का 2022 की शुरुआत में ही, चूंकि विधानसभा के चुनाव होने हैं तो यकीनन अपने इन तमाम चेहरों के जरिए उत्तर प्रदेश की जनता का दिल जीतने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जाएगी, ताकि एक बार फिर से कमल खिलाए जा सके। लेकिन हमने आपको इसके पहले रिपोर्ट दिखाई ब्राह्मणों की, लेकिन सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं बल्कि बीजेपी ने पूरी कोशिश की है कि मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए यूपी के दलित और ओबीसी मतदाताओं को भी रिझाया जा सके। यही वजह है कि आज के मंत्रिमंडल में 2 दलित नेताओं को भी मंत्री बनाया गया है, साथ ही 3 ओबीसी नेताओं को मंत्री बनाकर बीजेपी ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि वो ओबीसी के भी साथ है। श्री जितिन प्रसाद जी, मैं जितिन प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। जुलाई महीने में पीएम मोदी ने मंत्रिमंडल विस्तार कर ओबीसी वोटों को साधने की जो पिच तैयार की, अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने उसी पिच पर अपनी पारी बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव सिर पर हैं, लिहाजा तैयारी भी T20 स्टाइल की है और योगी यूपी सरकार का स्ट्राइक रेट बढ़ाकर मुकाबले में जीत पक्की करने की कोशिश में जुट गए हैं। यही वजह है कि चुनाव से पहले योगी ने अपनी टीम में उन वर्गों के खिलाड़ियों की संख्या बढ़ा दी है जो चुनावी समीकरण में फिट होकर बीजेपी को फिर से चैंपियन बना सकते हैं। हर समय भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही कार्यकर्ता हर समय निरंतर कार्यरत रहता है। कोरोना काल में भी जब सभी दल कहीं दिखाई नहीं देते थे, तभी हमारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तब भी काम में लगे थे, सेवा के भाव में सब लगे थे। हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे और निश्चित रूप से हम 2022 में स्पष्ट रूप से सरकार बनेंगे। दरअसल बीजेपी जातीय समीकरण के संतुलन से उत्तर प्रदेश में 2017 वाली जीत को दोहराना चाहती है और इसीलिए योगी मंत्रिमंडल विस्तार में ओबीसी और दलित चेहरों को खासा तवज्जो दी गई है। तो जातीय समीकरण को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से और इसी की बदौलत 2022 के चुनाव में दम भर रही है जीत की बीजेपी अभी से। ये तो यूपी की बात हो गई जहां पर बीजेपी ने अपना विस्तार कर लिया है कैबिनेट का। लेकर चलते हैं पंजाब, वहां पर भी 5 महीने के बाद चुनाव होने हैं। पंजाब में सरकार बदल गई, मुख्यमंत्री बदल गए, यहां तक कि मंत्री बदल गए। अगर कुछ नहीं बदला है तो वो है पंजाब कांग्रेस के बीच मची लड़ाई। लेकिन नई सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भी सिद्धू वर्सेस कैप्टन की लड़ाई जारी है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बता दें, सिद्धू और कैप्टन खेमे को, यानी कि दोनों ही खेमे को लोगों को लेकर चलने की कोशिश चरणजीत सिंह चन्नी, जो नए नवेले मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उनकी ओर से की जा रही है। लेकिन ये 15 चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं जिनके जरिए दरअसल एक बड़ा संदेश कांग्रेस पार्टी पंजाब के लोगों को देना चाहती है कि देखिए, हमने दलित मुख्यमंत्री बना दिया, 32% दलित आबादी पर इसके जरिए नजर है। इसके अलावा तमाम सिख चेहरों को जगह देकर 2 महिलाओं को भी शामिल किया गया है इसमें, जिसके जरिए एक बड़ा संदेश दे रही है कांग्रेस पार्टी की इन चेहरों की बलबूते हम आगे बढ़ेंगे और अपनी सरकार एक बार फिर से पंजाब में बनवाएंगे। लेकिन क्या ऐसा संभव हो पाएगा? क्योंकि हाल ही में हम सब ने देखा था कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच किस तरह की स्थिति बनी हुई थी, जिसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ गई। हालांकि उनकी ओर से इस बात का जिक्र किया गया कि मैंने खुद बातचीत के बाद, जब मेरा अपमान किया गया उसके बाद मैंने ये पद छोड़ा है। लेकिन अब ये 15 चेहरे आपके सामने हैं। इनके जरिए, इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए पंजाब में कांग्रेस पार्टी अपने हाथ को फिर से मजबूत करने की कर रही है कोशिश। मैं मनप्रीत सिंह बादल, मैं तरजीत सिंह बादल, मैं अरुणा चौधरी, मैं सुखविंदर सिंह सरकारिया, मैं रजिया सुल्ताना, मैं विजयेंद्र सिंगला, मैं भारत भूषण आशु, मैं रणदीप सिंह नाभा, मैं राजकुमार वेरका, मैं राणा गुरजीत सिंह ईश्वर की सोच रखता हूँ। पंजाब की नई कैबिनेट का ये वो चेहरा है
जिसके शपथ ग्रहण के पहले ही विरोध के सुर उठने लगे। प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिद्धू को चिट्ठी पाती लिखी गई और कांग्रेस से ही मांग उठी कि राणा गुरजीत को मंत्री पद न दिया जाए, लेकिन 6 विधायकों के विरोध के बाद भी नए मंत्रियों की लिस्ट से राणा गुरजीत का नाम तो कटा नहीं, लेकिन इससे कांग्रेस में नए सीएम बनने के बाद भी जारी घमासान खुलकर सामने आ गया। दरअसल राणा गुरजीत कैप्टन सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। रेत खनन में उनकी भूमिका के आरोप लगे थे। फिर राहुल गांधी की मंजूरी के बाद कैप्टन ने राणा का इस्तीफा लिया था। अब उन्होंने फिर से मंत्री पद की शपथ ले ली है। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेता राणा गुरजीत के विरोध को ज्यादा तूल नहीं दे रहे और शपथ ग्रहण के मौके पर उठे इस विवाद को शांत करने की कोशिश में है। देखो, ये तो अपनी उनके डिस्ट्रिक्ट की बात है, उनकी आपस में नहीं बनती होगी, तो उनको लगा होगा कि कहीं गलत हो रहा है, तो उन्होंने लेटर लिखा है। और हर एक का हक है, जहाँ किसी को पार्टी में गलत चीज लगे तो वो कर सकते। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने मंत्रिमंडल विस्तार के तुरंत बाद आज तक संवाददाता सत्येंद्र चौहान से बातचीत की है। अपने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्या बोल रहे हैं चन्नी, सुनिए मुख्यमंत्री को। साहब, किस तरीके से इस कैबिनेट विस्तार को आप देखते हैं? बहुत अच्छा हुआ है, सारे अच्छे लोग आए हैं और अच्छा काम होगा। चन्नी जी, आप समझते हैं कि 5 महीने के समय में पंजाब की जनता की जो उम्मीदें हैं उतरेंगे, पूरा खरा उतरेंगे। पंजाब आपसे बड़ी उम्मीदें देख रहा है, क्योंकि आपने वादे दिए थे, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में उन पर आप काम करना शुरू कर देंगे? चन्नी जी, अभी मैं स्पीकर साहब से गवर्नर साहब से मिला, उन्होंने कहा यार ये स्पीड कितनी है। कल वो मुझे कह रहे थे कि ये जो टेंट है इतनी जल्दी नहीं लगेगा, आप 25-30 आदमी ले आकर ओथ ले लो। चन्नी साहब, विरोध बोलने दो भैया। मैंने कहा जी टेंट लग जाएगा, मेरी जिम्मेवारी है। आज मुझे कह रहे हैं कि इतनी बड़ी स्पीड है यार। मैंने कहा जी टेंटो वाले का लड़का हूँ, टेंट नहीं लगाऊंगा तो क्या लगाऊं। इसलिए रात में भी काम कर रहे हैं आप, रात को भी सचिवालय में बैठे दिखाई देते हैं। मुझे आज तक जो भी काम मिला है उसको पूरी ईमानदारी नेक नीति से निभाया है और पूरा किया है। ये जो मुझे ड्यूटी मिली है ये भी वैसे ही पूरी होगी। जो लोगों की मेरे से आशाएं हैं वो पूरी होंगी। चुनौतियां भी देखते हैं सर, कोई चुनौती आप मानते हैं? कोई चुनौतियां भी आपके सामने है? चुनौती मेरी ये है, मेरे लिए ही है कि मैं दिन रात काम करूं। मैं अपने आप को चुनौती मान देता हूं, अपने आप को। मैं दिन रात लगकर जो काम है जनता के बीच जाऊंगा, जनता का आदमी हूं, जनता की सुनूंगा। तो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कह रहे हैं कि वो जनता के आदमी हैं और एक आम आदमी की तरह दिन रात लगकर काम करेंगे और उन्होंने जो जनता से वादे किए हैं उनको पूरा करने की पूरी कोशिश की जाएगी। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की। अमेरिका में भारत का अभिमान, सम्मान और गौरव बढ़ाकर वतन लौटे पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट के बाहर उनके समर्थकों ने ढोल नगाड़ा बजाए, भांगड़ा किया। पीएम मोदी ने भी लोगों को निराश नहीं किया, वो लोगों से मिले और सभी का धन्यवाद किया। स्वागत है भाई, स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है। स्वागत में बिछा समर्थकों का पारावार। तोरण द्वार तैयार था, पीएम मोदी का इंतजार था। मोदी आए और मनमयूर हो गया उनके चाहने वालों का। इसके पहले नजारा भव्य था, लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, कुछ ढोल बजा रहे थे, क्योंकि मोदी आने वाले थे। भारत का मान बढ़ाकर, भारत का सम्मान बढ़ाकर, भारत का अभिमान बढ़ाकर। अमेरिका से लौटे विमान का गेट खुला, पीएम मोदी ने सरजमी को आंख भरकर निहारा और अपने समर्थकों की ओर हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। स्वागत है भाई, स्वागत है।
एयरपोर्ट के गेट पर ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पलक पावड़े बिछाए बैठे हुए थे। मोदी के आते ही उन्होंने गुलाब का एक फूल निकाला, मोदी का स्वागत किया। मोदी गाड़ी में बैठे और चल पड़े उस ओर जिस ओर सजा था मंच। मंच पर मोदी की मौजूदगी ने बीजेपी के नेताओं को उत्साह से भर दिया था। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी का हम स्वागत अभिनंदन करते तालियों के द्वारा। मोदी। एक विशाल माला मंगाई गई थी। पहले से दिल्ली के बीजेपी के सांसदों ने नड्डा के साथ मिलकर मोदी को माला पहनाई। इसके बाद शुरू हुआ मोदी के आने का जश्न। जेपी नड्डा उत्साह से भरे हुए थे, उन्होंने नारे लगवाए। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है। बार बार लगवाए, कई बार लगवाए। स्वागत है भाई, स्वागत है, भारत माता की, भारत माता की। लहालोट थे लोग। इसके बाद शुरू हुआ मोदी जी को धन्यवाद करने का सिलसिला। जेपी नड्डा ने बताया कि कैसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में पीएम मोदी ने देश का मान बढ़ाया है। हम सबको बहुत ही खुशी है कि आपने भारत का गौरव सम्मान तो दुनिया में बढ़ाया ही है, लेकिन भारत के 130 करोड़ जनता को भी गौरव का एहसास इन सब बातों से तो कराया ही है, लेकिन 157 भारत की कलाकृतियां जो विभिन्न कालखंड में भारत से चली गई थी, उनको वापस ला करके आपने भारत का गौरव, मान और 130 करोड़ की जनता का मान बढ़ाया है। उनका मैं हार्दिक। जेपी नड्डा ने बताया कि कैसे पीएम ने बाइडेन और कमला हैरिस के साथ मिलकर भारत के भविष्य की दिशा निर्धारित कर दी है। हमें खुशी है कि जो बाइडेन और कमला हैरिस का प्रशासन जी तोड़ मेहनत कर रहा है कि भारत के साथ अमेरिका के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे और विकासवाद में पूरा योगदान करते हुए भारत भी आगे बढ़े, इस बात के लिए वह इच्छुक है। बड़ी सरल। जेपी नड्डा ने ही बताया कि मोदी ने कैसे यूएन में ढीठ से ढीठ पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी है। आपने जो कटु प्रश्न थे और दुनिया के लिए विषय बने हैं, उन पर भी आपने बेबाकी से दो टूक शब्दों में अपनी बात को रखा है। फिर चाहे वो आतंकवाद हो, फिर चाहे वो विस्तारवाद हो, फिर चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, हर एक विषय पर आपने जहां आपने बेबाकी से अपनी बात को रखा, दो टूक शब्दों में रखा, वहीं आपने साझा तरीके से सबके साथ मिलकर किस तरीके से इस समस्या का समाधान किया जाता है या जा सकता है, इस पर भी आपने इंगित किया है। जब नड्डा सब बता चुके तो पीएम मोदी उठे। अब वक्त था अपने समर्थन में सवेरे से नाच गा रहे लोगों का आभार जताने का। सो पीएम ने लोगों का आभार जताया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आभार जताने के बाद पीएम मोदी मंच से नीचे उतरे। एकदम अपनी स्टाइल में लोगों से उन्होंने मुलाकात की, कुछ से हाथ मिलाए, थोड़ा मुस्कुराए और फिर निकल पड़े लोक कल्याण मार्ग की ओर। राम किंकर सिंह, दिल्ली, आज तक। अकेले हिंदुस्तान में ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी अमेरिका गए, उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। इस बार भी कुछ वैसा ही नजारा वहां पर दिखा। वहां बसे भारतीयों ने भी प्रधानमंत्री मोदी का वेलकम किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो प्रधानमंत्री मोदी को 157 अनमोल गिफ्ट देकर इस दौरे को यादगार बना दिया। पीएम मोदी अमेरिका पहुंचे तो उनके नाम की गूंज सुनाई दी।
भारत माता की जय, वंदे मातरम और मोदी मोदी के नारे लगे। फिर दिल्ली लौटे तो उनके स्वागत में ढोल नगाड़े बजे, भव्य वेलकम हुआ। अमेरिका का ये दौरा कई मायनों में बेहद खास रहा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान को उधेड़ने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब न्यूयॉर्क से अपने होटल के पास पहुंचे तो नजारा ऐसा ही था। हर आंख नरेंद्र मोदी को देखना चाह रही थी, हर शख्स नरेंद्र मोदी के साथ एक तस्वीर लेना चाह रहा था। अमेरिका में बसे भारतीयों के लिए मौका था अपनी जमीन से जुड़े जज्बात को सलाम करने का, अपने प्रधानमंत्री से मिलने का। सुरक्षा के इंतजाम थे, सीमाएं भी निर्धारित थीं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जरा भी देर नहीं की। चंद लम्हों में ही पीएम मोदी लोगों के बीच पहुंच चुके थे। सुरक्षाकर्मी लोगों को हटा रहे थे और मोदी लोगों से हाथ मिला रहे थे। क्या महिला, क्या नौजवान, क्या बुजुर्ग, हर कोई हाथ मिलाकर खुश था। कोई सेल्फी ले रहा था तो कोई उन्हें छूना चाहता था, कोई पीएम से बात करना चाहता था। मोदी मुस्कुराते हुए लोगों की सुन भी रहे थे और उनसे कुछ कह भी रहे थे, मगर इन सब के बीच जो लगातार हो रहा था वो था उद्घोष। कभी मोदी जिंदाबाद का, कभी मोदी मोदी का, कभी भारत माता की जय का और कभी वंदे मातरम का। वॉशिंगटन में भी देखा, व्हाइट हाउस में पीएम को पहुंचना था तो भारतीयों का हुजूम वहां पर था, और यहाँ पर तो यूनाइटेड नेशंस में बोले और वहां पर मोदी मोदी के नारे। यहाँ पर खास तौर पर न्यूयॉर्क में भी भारी तादाद में भारतीय रहते हैं और उन सबों की खुशी दिखाई दे रही है। वो सभी भारत माता की जय के नारे, वंदे मातरम के नारे, ठीक जैसा हमने वॉशिंगटन डीसी में देखा था। यहाँ पर हुजूम प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचा हुआ है। न्यूयॉर्क से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का डंका बजाकर लौटे हैं। उन्होंने यूएन के मंच से पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई। पीएम मोदी ने बगैर नाम लिए सीधा संदेश दिया कि आतंकवाद को पालने पोसने वालों की अब खैर नहीं। जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। Indian actions violate the resolutions of the United Nations Security Council on Jammu and Kashmir. आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा। They will not allow this soil to be used by terrorists. जिस मंच से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने दुनिया के सामने एक बार फिर प्रोपोगेंडा बनाया, उसी मंच पर पीएम मोदी के जवाब की बारी थी, जहां पाकिस्तान को करारा जवाब मिला, हर झूठ का जवाब। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की साजिश का जवाब नरेंद्र मोदी ने दिया। पीएम मोदी ने पाकिस्तान का नाम लेना भी जरूरी नहीं समझा और सिर्फ इशारों में ही पाकिस्तान की पूरी पोल खोल दी। रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। The current situation in Afghanistan, for some reason, Pakistan has been blamed for the turn of events by politicians in the United States and some politicians in Europe. From this platform, I want them all to know the country that suffered the most, apart from Afghanistan, was Pakistan when we joined the US war on terror after 9/11.
इमरान खान अपने भाषण में घूम फिरकर भारत का जिक्र करते रहे, जिसका करारा जवाब भारत की बेटी स्नेहा दुबे पहले ही दे चुकी थी। अब बारी पीएम मोदी की थी। इमरान ने कश्मीर को लेकर झूठ बोला, भारत में मानवाधिकार के उल्लंघन का ड्रामा किया, जिसके जवाब में पीएम मोदी ने हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की ताकत दुनिया को समझाई। रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। The current situation in Afghanistan, for some reason, Pakistan has been blamed for the turn of events by politicians in the United States and some politicians in Europe. From this platform, I want them all to know the country that suffered the most, apart from Afghanistan, was Pakistan when we joined the US war on terror after 9/11. इमरान खान तालिबान की वकालत करते दिखे, दुनिया के आगे तालिबान पर भरोसा जताने की बात करते दिखे, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक बार फिर साफ किया कि हिंदुस्तान को अफगानिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यक और महिलाओं की चिंता है। इस समय अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है और इसमें हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा। What have the Taliban promised? They will respect human rights. They will not allow this soil to be used by terrorists. पीएम मोदी ने 76वें यूएन के सत्र में पाकिस्तान की पूरी पोल खोल दी, हर झूठ का जवाब दिया, करारा जवाब दिया। न्यूयॉर्क से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। इसी के साथ शंखनाद में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।